हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो लास्ट सेशन हुआ था उस लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था। लास्ट वीक आईबीपीएस पीओ का जो प्री हुआ था उस प्री में इंग्लिश का जो सेक्शन था उस इंग्लिश के सेक्शन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो था उसका डिस्कशन हमने किया था। बराबर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है कि उस दिन जो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट की गई थी उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन का एक मेमोरी बेस्ड इंटरप्रिटेशन हमको दिया जाता है जो ऑलमोस्ट एट पार होता है या ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होते हैं करीब करीब जो उस दिन वहां पर उस एग्जाम में पूछे गए थे। एनालिसिस करते करते या ये हम एनालिसिस क्यों करते हैं, एनालिसिस करने का एक सबसे पहला पर्सपेक्टिव हमारा ये होता है कि आपको अंदाजा है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के पूछे गए थे। आई बात ध्यान में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को और बेटर तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर सकते हो। आपको अंदाजा आ जाता है कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर मुझे क्या सेक्शन कट ऑफ निकालना है सेक्शनल और उसके ऊपर जाके स्कोर करना है तो मुझे किस तरह की अपनी प्लानिंग करने की जरूरत है। ये एक रोड मैप आपके लिए हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के स्लॉट के लिए, और साथ ही साथ इस साल और भी आगे आने वाली जो दूसरी एग्जाम्स होंगी उन दूसरी एग्जाम्स के लिए भी ये जो है आपके लिए गाइडलाइन का काम कर सकता है। तो सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरा जो लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन दिया था 12 क्वेश्चंस का। कुछ 35-40 मिनट में हम मात्र 12 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन किया था। उसी तरह का डिटेल डिस्कशन हम आज करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है इन बचे हुए क्वेश्चन को मैंने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 12 हो गए आपके बचे हुए क्वेश्चन को मैंने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा है उसमें का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन आए थे वो जिसको मैं अलग लेने वाला हूँ, जो आपको पार्ट 3 यानी तीसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। आज का ये जो वीडियो है इस आज के वीडियो में मैं बचे हुए जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ये बचे हुए क्वेश्चंस दो टाइप के हैं, एक है क्लोज टेस्ट, एक है क्लोज टेस्ट। ये कैसी होती है क्या होती है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, और साथ ही साथ 4 क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर है। आई बात ध्यान में। सो ध्यान से जो है आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इसी तरह के और दूसरे वीडियोस जो होंगे और गाइडिंग वीडियोस जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, जो आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स लेट अस मूव ऑन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो था उस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। हम लोग उस दिन 12 तक आ गए थे। बीच के जो 8 क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, जो कि मैंने आपको बोला उसका मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाकर देने वाला हूं जिसमें हम डिटेल में पूरा पैसेज डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज टेस्ट से जुड़े हुए हैं। बराबर है, इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। खैर ये तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक नाम हो गया। ये जो एक्टिविटी हम आज करने वाले हैं ये हमारे पेपर का वोकैबुलरिकल सेक्शन है। आमतौर पर जनरल आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फोकस, जो आमतौर पर 25% टू 30% क्वेश्चन आपके सामने रखता है। दूसरा होता है ग्रामर फोकस, जो कि अगेन 25% टू 30% क्वेश्चन आपके सामने रखना है। तीसरा जो सेक्शन होता है आपके क्वेश्चन पेपर का वो होता है वोकैबुलरी सेक्शन, और ये वोकैबुलरी सेक्शन आपके सामने ऑलमोस्ट 40 टू 50% क्वेश्चंस लाता है। कितने? 40 टू 50। इस वोकैबुलरिकल सेक्शन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इस सेक्शन में पूछे जाने वाले सबसे पहले क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो आइडेंटिफाइंग द सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। यही बात है में जो पैराग्राफ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस वोकैबुलरिकल सेक्शन में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको अगर मैं एक नाम दूं कहीं पर तो वो एक नाम है मेरे लिए फिलर्स जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। अब ये फिलर्स के कई सारे टाइप्स है। एक सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस बोले तो सिंगल फिलर हो गया, एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक स्पेस बोले तो डबल फिलर हो गया। आई बात ध्यान में, 2 अलग अलग सेंटेंसेस में 2 अलग अलग ब्लैंक स्पेसेस लेकिन एक ही वर्ड भरना है। एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा ब्लैंक स्पेस आपको दी गई है, मल्टीपल फिलर हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया जाता है और उस शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस दी जाती है जो आपको भरनी होती है। और जब ये फिलर्स का क्वेश्चन इस तरीके से पैराग्राफ पैटर्न में पूछा जाता है तो इसको नाम हम थोड़ा सा अलग दे देते हैं, हम इसको क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। हालांकि इट इज नथिंग बट फिलर का ही एक वेरिएशन है, जिसमें आपको क्या किया हुआ है
अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस देने की बजाय आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको ये कहा गया है कि ये पैराग्राफ में हमने कई जगह पर कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी हुई है जिनके आंसर्स आपको भरने हैं। इन ब्लैंक स्पेसेस को एक नंबर दिया हुआ आप देखेंगे जैसा कि, और इस यही नंबर आपको नीचे क्वेश्चन में दिखेगा और उसके सामने आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको एक वर्ड चुनना है और वहां पर लिखना है। वर्ड चुनते समय आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक कि जो उसने बोला हुआ है चूज द ऑप्शन दैट फिट्स मोस्ट सुटेबली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट वर्ड शुड बी सुटेबल। वो वर्ड सुटेबल होना चाहिए, वहां पर सूट करना चाहिए। दैट वर्ड शुड बी सेंसिबल इनफ। दैट वर्ड शुड बी सेंसिबल इनफ। सेंसिबल इनफ का मतलब क्या है? उस वर्ड ने वो सेंस आपको देना चाहिए कि जो वहां पर रिक्वायर्ड है, जो सेंस या जो मीनिंग वहां पर जरूरी है वो मीनिंग उस वर्ड ने देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा शब्द ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं वही मीनिंग देते हैं, लेकिन एक आध शब्द उसमें का ऐसा होता है कि जो ग्रामेटिकली अनफिट होता है वहां पर लिखे जाने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं शब्द का अर्थ लिखते समय, आई बात ध्यान में, अर्थ लिखते समय ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि दैट वर्ड शुड नॉट ओनली बी मीनिंगफुल बट ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। वो वर्ड क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, और ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है करके। ये एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, मैं पैराग्राफ पढ़ता भी हूँ, आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। डिस्कशन के पीछे का पर्पस सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ आपको आंसर बताना है तो ये 5 मिनट का काम है और 5 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन के आंसर्स बताए जा सकते हैं। माई पर्पस इज नॉट जस्ट टू गिव यू आंसर बट माई पर्पस इज टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विथ यू। मेरा जो पर्पस है वो है आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना है। अगर आंसर ही बताना है तो 5 मिनट में 30 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाते हैं। डिस्कशन करना इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं आपका जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इससे इंक्रीज हो और आपको डिटेल समझ में आए। अगर ये मेरा लेक्चर करते करते इस पूरे के पूरे सेशन के दौरान आपको 2 4 5 नए शब्द भी अगर मालूम पड़ गए तो मेरे लिए सफिशियंट है कि एटलीस्ट आई हैव हेल्प्ड यू। काहे के लिए? कि आप अपनी वोकेबुलरी में 2 4 5 शब्द कम से कम ऐड कर लो। समझ में आए? दिस इज माई पर्पस। सो दैट्स वाई मेरा फोकस कभी भी आपको आंसर बताना नहीं होता है, मेरा फोकस होता है आप लोगों के साथ उस चीज का डिस्कशन। देखते हैं गैसियस रिफाइनरी। गैसियस रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जहां पर शुद्धिकरण बोलते हैं हम जिसको। रिफाइन का मतलब होता है शुद्ध करना, मतलब अलग अलग गैसेस के जो मिक्सचर्स होते हैं उन मिक्सचर्स में से गैसेस को क्या करना? अलग करना और गैसेस को उनके प्योर फॉर्म में लेना। जैसे गैसियस रिफाइनरी, वैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी भी होती है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिक्स होता है। इन सबको अलग अलग किया जाता है, इनको बोला जाता है पेट्रोल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। तो वैसी गैसियस रिफाइनरीज जो होती है इसमें अब एक कुछ ब्लैंक स्पेस आई है आपके, मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ड लगेगा, वो वर्ड मिसिंग है। अब वो वर्ड क्या होना चाहिए? तो इसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिए, हम एक बार ऑप्शंस पर आते। पहला ऑप्शन है मेरे लिए प्रोडक्ट्स, दूसरा ऑप्शन है सर्विसेज, तीसरा ऑप्शन है आइडियाज, चौथा है फॉर्म और पांचवा है ब्रांड। सारे के सारे वर्ड्स इजी है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा कि जिसको इसमें के कोई एक शब्द भी मालूम नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के सुने हुए शब्द है, हमको ये सारे के सारे शब्द मालूम है। शब्द आपने ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज, फॉर्म और ब्रांड। अब इसमें से क्या आएगा? आई बात ध्यान में, ये हम देखते हैं। अब ये जो गैसियस रिफाइनरी डैश है इनमें इंक्लूड होते, इंक्लूड मतलब शामिल, क्या शामिल होता है? हाइड्रोजन शामिल होता है, फ्यूल गैस शामिल होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब यहाँ क्ल्यू क्या हुआ आपके लिए? उसका बोलना यह है कि गैसियस रिफाइनरी का जो भी होगा डैश उसमें ये चीजें इंक्लूड होती है। गैसियस रिफाइनरी में ये चीजें इंक्लूड होती है। तो क्या इंक्लूड होता है? हाइड्रोजन इंक्लूड होता है, फ्यूल गैस इंक्लूड होता है, इथेन इंक्लूड होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। नाउ टेल मी, हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या ये सर्विसेज है? सर्विसेज है क्या? सर्विस का मतलब होता है सेवा। जैसे टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हाइड्रोजन, इथेन, ब्यूटेन ये सर्विसेज है? जी नहीं, ये आपका आंसर कट हो गया। क्या ये आइडिया है? इज हाइड्रोजन एन आइडिया? नहीं ना, ये ऑप्शन आपका कट हो गया। फिर आपको क्या लगता है कि ये क्या है? हाइड्रोजन, इथेन, ब्यूटेन क्या है ये? दे आर प्रोडक्ट्स। क्या है वो? प्रोडक्ट्स है, इसलिए आप इस पे टिक करोगे। एक मुझे जो आपको ये बात बोलनी है कि ये आपके पास, आपके सामने 5 ऑप्शंस है। अगर आपको ये मालूम है कि 5 में से कोई एक आंसर आपका सही है, 5 में से एक, लेकिन कौन सा है आपको मालूम नहीं और आप कोई तो भी एक मार्क कर रहे हो, तो आपके चांसेस ये है कि आपका आंसर करेक्ट आए 20%। 20% चांसेस है कि आपका कोई एक आंसर करेक्ट आएगा।
लेकिन जैसे ही आप 5 में से एक ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हो कि ये आएगा नहीं और आप बचते हो 4 ऑप्शन पर, तो 4 में से कोई एक सही जवाब है, तो जो आपने मार्क किया वो सही जवाब होगा, इसके चांसेस बढ़ के 25% हो जाते हैं। अगर आपने 2 रिजेक्ट कर दिए तो आपके पास में 3 ऑप्शन बचते हैं मात्र। कितने ऑप्शन बचते हैं? 3। तो उन 3 में से कोई एक सही जवाब होगा, इसके जो चांसेस होते हैं वो होते हैं आपके ऑलमोस्ट 33.33%। और अगर आपने 3 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए और आपके पास मात्र सॉरी क्या बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए, आपने 3 रिजेक्ट कर दिए और 2 बचे, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि 50-50 के। हम क्या करते हैं, अगर नहीं आया तो चलेगा, आई बात ध्यान में, एटलीस्ट आपको अगर सही आंसर क्या है ये नहीं मालूम है तो एक बार चलेगा, कम से कम ऑप्शन रिजेक्ट करके अपने चांसेस बढ़ाने की कोशिश करो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मार्क करने के पीछे एक बहुत बड़ी थियरी है। वो थियरी ये है कि भाई अगर 5 मार्क कर 5 में से एक सही जवाब होगा और मुझे नहीं मालूम है क्या है, तो मेरा सही जवाब है, इसके चांसेस मात्र 20% है। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक ऑप्शन रिजेक्ट करते जाता हूँ कि ये नहीं आएगा, तो मेरे सही आंसर आने के चांसेस ऑलमोस्ट बढ़ते चले जाते हैं। इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, पहले जो आप रिजेक्ट कर सकते हो उसको रिजेक्ट करो, और बाद में जो मिनिमम ऑप्शंस आपके पास बच रहे उसमें से एक ऑप्शन पे मार्क करो तो कहीं आपका जो काम है थोड़ा सा ज्यादा आसान और ज्यादा करेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं। हमारा वर्ड आना चाहिए प्रोडक्ट, कि ये जो है हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स और गैसियस रिफाइनरी में गैसियस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये होते हैं, बराबर। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज डैश इन रिफाइनरी desulfurization facilities which remove hydrogen sulfide from the gas stream and then separate that compound into elemental hydrogen and sulfur. Most of the hydrogen is, जो हाइड्रोजन है उसमें से हाइड्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ पे कुछ तो भी वर्ड आएगा, अब वो क्या आएगा देखते हैं हम 20 सेकंड के लिए। वो है एनहेंस्ड। एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एनहेंस समथिंग मीन्स एनलार्ज, विस्तार करना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं किसी चीज को बढ़ाना। कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग, या अगर आप उसको और सिंपल लेना चाहे तो उपयोग, आप इसको इंग्लिश में यूज बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है आपके लिए प्रोडक्शन। प्रेजेंटेड का मतलब होता है डिस्प्लेड, और ये प्रेजेंटेड और डिस्प्लेड दोनों एक जैसे शब्द हो गए, बराबर। अब देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसा बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज डिस्प्लेड इन रिफाइनरी डीसल्फराइजेशन फैसिलिटीज, कि रिफाइनरी की जो डीसल्फराइजेशन फैसिलिटीज होती है उसमें हाइड्रोजन डिस्प्ले किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन को यूज किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स आपको ये लगेगा कि प्रेजेंटेड और डिस्प्लेड आने वाले नहीं हैं। अब क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोजन एनहेंस किया जाता है, या हाइड्रोजन कंज्यूम किया जाता है, या हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है? क्या लगता है आपको? बट प्रॉपर, तो आपको प्रॉपर लगना चाहिए यहाँ पे, मैं क्या है, कौन सा वर्ड है वो, कंज्यूम्ड, CONSUMED। कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, ये जो सारे के सारे है, ये सारे के सारे रिफाइनरी की, गैसियस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स में से मैक्सिमम हाइड्रोजन जो वो यूज होती है काय में, डीसल्फराइजेशन फैसिलिटीज में। डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को गैस स्ट्रीम में से क्या करना, रिमूव करना, एंड देन सेपरेट दैट कंपाउंड इनटू एलिमेंटल हाइड्रोजन एंड सल्फर, और बाद में फिर उसको उसमें से क्या करना, हाइड्रोजन को फिर से अलग करना और सल्फर को अलग करना। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन मे बी डिलीवर्ड टू द रिफाइनरी फ्यूल स्ट्रीम, बराबर है। रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज इन कंपोजिशन। रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज, वेरीज का मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरी का मतलब होता है चेंज, तो वेरीज का मतलब होता है चेंजेस इन कंपोजिशन। रिफाइनरी फ्यूल गैस जो होती है इसका कंपोजिशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कंपोजिशन चेंज होते रहता है, बट यूजुअली कंटेन्स अ डैश अमाउंट ऑफ मीथेन। इसका कंपोजिशन वेरी करते रहता है, लेकिन इसमें यूजुअली यानी जनरली डैश अमाउंट ऑफ मीथेन होता है, मीथेन की डैश मात्रा होती है। टेरिबल यानी बहुत सारी, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, वैसे इससे शब्द भी बनता है टेरर, टेरर यानी भय से वर्ड बनता है टेररिस्ट, और टेरिबल यानी भयानक। वर्सटाइल का मतलब होता है विविधतापूर्ण। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि आप इन शब्दों को और अच्छे से समझ सके। इंपॉर्टेंस यानी महत्व, सिग्निफिकेंट का मतलब होगा महत्वपूर्ण, और मेजरली बोले तो प्रामुख्याने म्हणतो मराठीमध्ये, प्रमुखता से। अब क्या लगता बोलो आपको कि मोस्ट ऑफ द
जो यहाँ पर इसने बोला हुआ है, व्हाट हैज इट सेड, हाँ, कि रिफाइनरी फ्यूल गैस जो है वेरीज इन कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब रचना, आई बात ध्यान में, वो वेरी करती है। कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या वो उसके अंदर फ्यूल गैस के अंदर कई सारे अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, तो उन कंपोनेंट की जो मात्रा है वो वेरी करती रहती है, बट इसमें एक डैश अमाउंट होती है मीथेन की, डैश अमाउंट। अब वो डैश अमाउंट बोले तो कितनी अमाउंट, टेरिबल अमाउंट है, वर्सटाइल अमाउंट है, इंपॉर्टेंस अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, या फिर मेजरली अमाउंट है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या लगता है, बोलो क्या बोलेंगे आप। अब देखो, अमाउंट के पहले इंपॉर्टेंस अमाउंट तो नहीं बोल सकता मैं, इंपॉर्टेंट अमाउंट हो सकता है, इंपॉर्टेंस अमाउंट होता नहीं है। सो ये जो शब्द है आपका इंपॉर्टेंस, ये आने वाला नहीं है। वर्सटाइल अमाउंट कैसे क्या बोलोगे आप, कैसे क्या इस वर्सटाइल अमाउंट शब्द से आप एग्री करोगे। वर्सटाइल अमाउंट बोले तो विविधता पूर्ण मात्रा, ऐसा कैसा सेंस बनेगा आपका। टेरिबल यानी भयानक मात्रा, आई बात ध्यान में, टेरिबल का मतलब होगा भयानक मात्रा, इसमें थोड़ा सा डर भीति वाला मराठी में जो बोलते हैं वो सेंस है। आपको बोलना पड़ेगा सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट बोले तो महत्वपूर्ण, इसको और ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ज्यादा, उल्लेखनीय, आई बात ध्यान में। तो इसमें से जो है कंपोजिशन में क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। काय की सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, मीथेन की। इट हैज अ हीटिंग वैल्यू सिमिलर टू नेचुरल गैस, इसकी जो हीटिंग वैल्यू नेचुरल गैस के समान ही है, इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो किसके समान है, नेचुरल गैस के समान ही है। एंड इज कंज्यूम्ड इन प्लांट ऑपरेशंस। द ड्रॉबैक इज दैट, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू, पीरियोडिक वेरिएबिलिटी, वेरी का मतलब अभी मैंने बोला चेंज, पीरियोडिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये जो चेंज होता है, ये चेंज और ज्यादा बदलते जाता है काय के अंदर, हीटिंग वैल्यू मेक्स इट डैश फॉर डिलीवरी टू कंज्यूमर गैस सिस्टम। अब इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो एक जैसी नहीं रहती, मीथेन की हीटिंग वैल्यू एक जैसी होती नहीं है, और इसकी हीटिंग वैल्यू का एक जैसा न होना ये इसका ड्रॉबैक है, इसकी कमी है, और इसी कमी के चलते ये क्या नहीं की जा सकती है, डिलीवर नहीं की जा सकती है कंज्यूमर गैस सिस्टम को। तो इसकी हीटिंग वैल्यू का वेरिएबल होना इसको कंज्यूमर गैस सिस्टम के लिए क्या करता है, आपका ऑप्शन देखेंगे, अनसुटेबल, अनसुटेबल का मतलब अयोग्य, एक्सेप्टेबल मतलब आप जिसको स्वीकार कर सकते हो, सेटिस्फाइंग यानी समाधान कारक, एप्रोप्रिएट यानी योग्य, और इम्प्रॉपरली अयोग्य रूप से। अब आपको क्या लग रहा है, आप ड्रॉबैक बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं आप, ड्रॉबैक, यहाँ पे ये क्लू वर्ड है आपके लिए ड्रॉबैक। जब आप बोलते हो कि भाई ये इसका ड्रॉबैक है, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसके अंदर की कमी है, ये इसके अंदर का दोष है, तो दोष क्या है उसका, कि वो एक्सेप्टेबल है, दोष क्या है उसका कि वो सेटिस्फाइंग है, दोष क्या है उसका कि वो अप्रोप्रिएट है। एक तरफ तो आप बात करें ड्रॉबैक की कि जो निगेटिव वर्ड है, दूसरी तरफ आप बोल रहे एक्सेप्टेबल, सेटिस्फाइंग और अप्रोप्रिएट जो पॉजिटिव वर्ड है। निगेटिव सेंस में पॉजिटिव वर्ड्स कैसे क्या आएंगे, तो एक्सेप्टेबल चलेगा, सेटिस्फाइंग चलेगा, अप्रोप्रिएट चलेगा, आपने 3 शब्द सीधे रिजेक्ट कर दिए। ये सीखो आप कि भाई वहां पर वो बोल रहा ड्रॉबैक, अगर वो बोलता था फीचर या उसकी क्वालिटी, गुड क्वालिटी, तो फिर मैं अनसुटेबल और इम्प्रॉपरली को रिजेक्ट कर देता, बट जस्ट बिकॉज ही हैज सेड क्या, ड्रॉबैक, जो निगेटिव वर्ड है, इस कारण से आपने एक्सेप्टेबल, सेटिस्फाइंग और अप्रोप्रिएट को रिजेक्ट करना। अब बचा अनसुटेबल और इम्प्रॉपरली, दोनों में से सोचो भाई यहाँ पे क्या अच्छा लगता, मेक्स इट इम्प्रॉपरली फॉर डिलीवरी टू यूज या मेक्स इट अनसुटेबल फॉर डिलीवरी यूज, क्या सही लगेगा आपको, अनसुटेबल इज द राइट आंसर, बराबर है, अनसुटेबल फॉर डिलीवरी टू कंज्यूमर फ्यूल गैस। इथेन में बी डैश फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज एज पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, इथेन का शायद डैश हो सकता है फ्रॉम रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर द यूज, इस्तेमाल के लिए इथेन का डैश हो सकता है। तो भाई क्या हो सकता है, एग्जॉस्टेड, 2-3 अलग अलग मतलब होते हैं। एक एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म होना, खत्म होना, साठा संपुष्टात येणे, क्या बोला मैंने, साठा संपुष्टात येणे, किसी चीज का स्टॉक खत्म होना, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। वैसे एग्जॉस्टेड का एक और मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना, दूसरे सेंस में, वोर्न आउट,
वोर्न आउट का मतलब क्या होता है? खराब होना। वॉर्न आउट जीन्स बोलते हैं हम, मतलब मैली कुचैली खराब। एक समय फैशन निकला था वॉर्न आउट जीन्स का, तो खराब होना, मैला कुचैला, किसी चीज का सड़ जाना, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाना, बोले तो वॉर्न आउट। रिकवर्ड मतलब रिकवरी बोलते हैं हम, मतलब जो गया था उसको फिर से हासिल करना, तो रिकवर मतलब हासिल करना होता। कंज्यूम्ड का भी मतलब हमने देखा यूज करना। और डिप्लीटेड का मतलब भी होता है खत्म होना, खत्म होना या कम होना। कम होना बोलो या फिर खत्म होना बोलो, जो ऊपर आपने मतलब निकाला था एग्जॉस्टेड का। एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड दोनों का मतलब एक जैसे। अब यहाँ पर सेंस क्या है देखो, उसका बोलना है इथेन में बी डैश फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज, यूज यानी उपयोग करने के लिए। ये शब्दों के बीच की जो लिंक होती है ना, ये आपको मदद करती है कि आप इथेन क्या कर सकते हो, रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम से डैश कर सकते हो। आप इथेन को रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम से डैश कर सकते हो, काहे के लिए? इस्तेमाल में लाने के लिए। यानी आप इथेन का इस्तेमाल करने वाले हो, तो इथेन का इस्तेमाल करने के लिए आप इथेन को रिफाइनरी सिस्टम से क्या कर सकते हो? तो अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है आगे जाके, बराबर है, देखो ना आगे की लाइन, एज पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के तौर पे आपको इथेन का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज इथेन, एंड इफ यू हैव टू यूज इथेन, इसका मतलब ये कि आपको उस रिफाइनरी में इथेन क्या करनी है? खत्म करनी है। जो पहला ऑप्शन है एग्जॉस्टेड, भाई अगर आपने उसको खत्म कर दिया तो आप उसको आगे यूज कैसे क्या करोगे? तो ये वर्ड नहीं चलेगा आपको। अगर आपने उसको कम कर दिया या खत्म कर दिया बोले तो डिप्लीटेड कर दिया, तो आप उसको आगे यूज कैसे करोगे? अगर आपने उसको वॉर्न आउट कर दिया, खराब कर दिया, तो आप उसको आगे यूज कैसे करोगे? और अगर आपने उसका ऑलरेडी उपयोग कर लिया तो आप आगे उसको यूज कैसे करोगे? ये सेंस अगर ध्यान में आ जाए तो चार ऑप्शन आपके सीधे सीधे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, आपके लिए ऑप्शन बच रहा है रिकवर्ड। है ना बात ध्यान में? तो मेरा बोलना यह है कि ये आपके लिए आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अगर ये जो वर्ड के बीच में रहने वाला लॉजिक अगर आप समझ जाओ तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि भाई मुझे क्या करना है। यहाँ पे मेरा जो फोकस था वो था यूज के ऊपर, कि मुझे आगे जाके इथेन को यूज करना है, और अगर आगे जाके इथेन को यूज करना है तो यूज करने के लिए वो खत्म नहीं हो सकती, तो खत्म वाले, खराब होने वाले सारे के सारे सेंसेस ही खत्म हो गए, मेरे लिए हुआ रिकवर। तो पहले मुझे इथेन को हासिल करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी एबल टू यूज इट। आगे, इन मेनी केसेस द ऑपरेशन टेक प्लेस इन रिलेटिवली रिमोट रीजन्स एंड अफेक्ट ओनली द एम्प्लॉयड एंड अफेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री। आई बात ध्यान में? और इसका जो है कई बार क्या होता है, इन मेनी केसेस द ऑपरेशंस टेक प्लेस इन अ रिलेटिवली रिमोट रीजन। ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत रिमोट रीजन में होती है। रिमोट रीजन बोले तो ऐसा क्षेत्र जहां पर आमतौर पर जनरली कोई आता जाता दिखाई देता नहीं है, और इसका जो प्रभाव होता है उन्हीं के ऊपर होता है जो उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड किए गए हैं, सो दैट, जिससे कि लिटिल और नो इज अटेम्प्टेड, जिससे कि क्या हो, लिटिल यानी बहुत कम, और लो डैश इज अटेम्प्टेड। क्या? रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, कायदा, कानून। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है धोरण। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब होता है पावर। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, बराबर है। और इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है? इंसाइटमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई कारण जो किसी चीज को उग्र या नुकसानदायक बनाता है, हार्मफुल बनाने वाला। कुछ ऐसा जो किसी चीज को नुकसानदायक बनाएगा, कुछ ऐसा जो किसी चीज को हार्मफुल बनाएगा, एंग्री बनाएगा, वायलेंट बनाएगा। अब बोलो क्या अच्छा लगता है? ये क्या करता है? इन मेनी केसेस दीज ऑपरेशंस टेक प्लेस इन अ रिलेटिवली रिमोट रीजन्स। ये ऑपरेशंस कहां पर होते हैं? बहुत ज्यादा रिलेटिवली रिमोट रीजन्स में होते हैं। एंड अफेक्ट ओनली दोज, और इसका प्रभाव किन लोगों पर होता है? सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है जो उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किए हुए। ऐसा क्यों? ताकि लिटिल यानी बहुत थोड़ा, और नो डैश इज अटेम्प्टेड, कंट्रोल इज अटेम्प्टेड। ताकि क्या किया जाए? बहुत कम कंट्रोल अटेम्प्ट करके भी, बहुत कम कंट्रोल अटेम्प्ट करके भी आप अपना काम कर सको। लिटिल और नो कंट्रोल, लिटिल और नो रेगुलेशन तो बोल नहीं सकता मैं, नियम नहीं बोल सकता मैं। नियम क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चला रहे तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए देयर मस्ट बी सम रेगुलेशंस एंड देयर मस्ट बी सम पॉलिसीज।
तो आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते लिटिल और नो रेगुलेशंस, क्योंकि नियम है ही नहीं करके। नहीं, आपको जो भी करना है नियम के दायरे में करना है, पॉलिसीज के दायरे में करना है। आई बात ध्यान में। और इसीलिए जो यहाँ पर बचे हुए शब्दों में से आपका सही, अथॉरिटीज का मतलब भी वही होता है, पावर, अधिकार। आई बात ध्यान में। जबकि हमारा मुद्दा क्या है कि ये काम रिमोट एरियाज में क्यों चलाया जाता है, ताकि इस समय अगर वहां पर बहुत कम कंट्रोल हो या थोड़ा बहुत कंट्रोल भी अगर हो तो आपका काम चल जाए। सो योर राइट आंसर शुड बी अटेम्प्टेड। क्लियर। यहां पर मुझे आपको ये सिखाना था कि अगर ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के बीच की लिंक अगर आप ट्रेस करोगे, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ड होता है जो क्लू वर्ड के तौर पे आपके काम कर सकता है, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पर जैसे मैंने कई जगह बोला कि ये वर्ड जो लाइन सेंटेंस में दिया है वो निगेटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड कैसा आएगा, या ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वर्ड कैसा आएगा। ये क्लूज इस तरह के आपकी मदद कर सकते हैं। समझ में आई बात। इसके लिए कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें जब आप सीखते हो तो सीखते समय थोड़ा सा डिटेल्ड अटेंशन और डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत होती है। राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते, जो लास्ट सेंटेंस था, जो लास्ट क्वेश्चन थे, लास्ट 4 क्वेश्चंस, वो बोलता है देयर आर 3 सेंटेंसेस गिवन इन ईच क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फाइंड द सेंटेंस और सेंटेंसेस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बराबर है। आपको 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस में से ऐसा होने वाला है कि कोई एक सेंटेंस ऐसा है कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा ये बताने के लिए नीचे 5 कॉम्बिनेशंस दिए। 5 कॉम्बिनेशंस में से आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करोगे कि जो आपको ये बताएगा कि इन सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें 3 सेंटेंस है, यहाँ पर हो सकता है, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, कि आपको दिए हुए सेंटेंसेस में से किसी न किसी सेंटेंस में कोई गलती हो। आपको दिए हुए सेंटेंस में से किसी न किसी सेंटेंस में कोई गलती हो। क्लियर। देखो, द रिसेंट बर्गरली, मतलब आप उसको बोल सकते थेफ्ट, चोरी, केम एज अ सरप्राइज फॉर द रेडेड होम इज लोकेटेड इन अ रिलेटिवली सेफ एरिया। रिसेंट बर्गरली, बर्गरली मतलब थेफ्ट या चोरी, केम एज अ सरप्राइज यानी जो चोरी हुई उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। भाई चोरी पर आश्चर्य क्यों हुआ? चोरी होने पर आश्चर्य आमतौर पर इसीलिए होता है, भाई चोरी होने की पॉसिबिलिटी कहां पर होती है? जो एरिया सेफ नहीं है वो, जो एरिया सुरक्षित नहीं है वो। लेकिन अगर ये चोरी, रेडेड होम, रेड बोलते हैं जिस होम में रेड हुआ, जिस घर में रेड हुआ, चोरों ने जिस घर में रेड डाली, वो घर वॉज लोकेटेड इन रिलेटिवली सेफ एरिया, बहुत सेफ एरिया में था वो घर। आई बात ध्यान में। और इतने सेफ एरिया में घर था कि वहां पर चोरी होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थे, लेकिन ऐसी जगह पर भी चोरी हुई, इसीलिए सरप्राइज हुआ। नाउ माय पॉइंट इज, सरप्राइज क्यों हुआ? वाक्य के 2 भाग है। पहला भाग, द रिसेंट बर्गरली केम एज अ सरप्राइज, कि जो हुआ उससे काफी सरप्राइज हुआ। सवाल ये कि सरप्राइज क्यों हुआ, तो उसका कारण बताता है नीचे का सेंटेंस, द रेडेड होम इज लोकेटेड इन अ रिलेटिवली सेफ एरिया। तो ये जो पहला भाग है, ये पहला भाग है स्टेटमेंट, और दूसरा भाग है उसका कारण। दूसरा भाग क्या है? कारण। अब ये स्टेटमेंट को उसके रीजन से, जो ये स्टेटमेंट हो गया, और ये जो उसका रीजन है ना मेरे भाई, सरप्राइज का रीजन बता रहा ना कि सरप्राइज क्यों हुआ, इस कारण से सरप्राइज हुआ। सो द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। और अगर ये रीजन बता रहा है तो इन दोनों को उसने जोड़ने की जो कोशिश की है, कैसे की है? फॉर से। ये फॉर मुझे नहीं चलेगा, यहां पर 2 में से एक ऑप्शन आ सकता है। आप चाहो तो बिकॉज लिख सकते हो, आप चाहो तो सिंस लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड्स क्या बताते हैं? रीजन बताते हैं। जो फॉर है, फॉर यहां पर इनएप्रोप्रिएट है। इसका मतलब ये जो पहला सेंटेंस है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, एंड जस्ट बिकॉज इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये आपके आंसर में नहीं आएगा। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि पहला इनकरेक्ट है, वैसे आप अपने ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करो। अगर पहला गलत है तो देखो ओनली 1 आने वाला नहीं है, 1 and 2 आने वाला नहीं है, ऑल आर करेक्ट भी आने वाला नहीं है। बात खत्म। आपके 3 ऑप्शन सीधे सीधे शॉर्टलिस्ट हो गए। 3 शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब बचे 2, बी या सी। अब बी या सी में से कोई एक अगर आपने मार्क कर दिया तो आप 50% श्योर हो कि आपका आंसर सही है करके। बात खत्म हो गई। समझ में आई बात? अब देखना है बी और सी में से। बी है, फर्नीचर मेकर्स ऑफन यूज प्लेन वुवन बर्लैप एज अ सपोर्ट ऑफ द इनसाइड काउचेस एंड चेयर्स। एक
मुझे मालूम है अब दो में से एक है, इसलिए मैं दोनों पढ़ता हूं। दूसरा, रेस्क्यूअर्स वेयर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर सर्च। रेस्क्यूअर्स वेयर, रेस्क्यूअर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ में वेयर आया। पैसिव कंस्ट्रक्शन में वेयर के साथ V3 भी आता, फोर्स के साथ आगे इंफिनिटिव लिखा जाता है तो ये भी बराबर है। देयर बोले तो रेस्क्यूअर्स का, ये आपका सेंटेंस ऑल टुगेदर राइट है तीसरा। अब लेकिन होना ये कि या तो दूसरा गलत है या तो तीसरा, दो में से एक गलत है और एक सही है। अब इसका मतलब गलती मुझे दूसरे में कहीं ना कहीं पिक करनी है। अब दूसरे में गलती क्या है, देखो जो फर्नीचर मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन वुवन बर्लैप का इस्तेमाल करते हैं एज अ सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए किसका, सपोर्ट ऑफ द इनसाइड काउच, नहीं सपोर्ट ऑफ नहीं, सपोर्ट फॉर द इनसाइड काउच। इनसाइड काउचेस जो होते हैं उन काउचेस को सपोर्ट के लिए, उन काउचेस को सपोर्ट, मतलब ये जो बर्लैप ये है ना, प्लेन वुवन बर्लैप जो है वो प्लेन वुवन बर्लैप सपोर्ट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है, इनसाइड काउचेस एंड चेयर्स को। समझ में आई बात। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑफ यू शुड गो विथ फॉर, इसका मतलब दूसरा भी गलत है। आपके लिए सही सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3 और आंसर भी आएगा सी, दैट इज टू से ओनली सी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। समझ में आई बात, क्लियर। चलो एक मिनट, आपको आंसर कौन सा पिक करना था, माय मिस्टेक हो रही क्या कुछ, हाँ तो ग्रामेटिकली करेक्ट जो है आपका, ग्रामेटिकली करेक्ट वो कौन है आपका, कौन सा सेंटेंस, ओनली थर्ड। चलो आगे अगला, हिज व्यूज हैव एक्साइटेड अ लाइवली कंट्रोवर्सी अमंग फेलो साइंटिस्ट। पहला, आइदर पार्टी हैव द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट। दूसरा, और आई एम एज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू। पढ़ लिया। सबसे पहले देखो कि पढ़ते बराबर आपको तीनों में से किसी भी एक सेंटेंस में कुछ गलत लगा क्या, तो मुझे गलत लगा ये जो ना आइदर या नाइदर जब आप बोलते हो, EITHER, आइदर पार्टी मतलब आइदर ऑफ द टू। एक्चुअली आइदर का मतलब होता है वन ऑफ टू, और नाइदर अगर आप लिखते हो तो नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ टू, मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, या तो आइदर यानी दो में से एक और नाइदर यानी दो में से एक भी नहीं का स्ट्रिक्टली मतलब ये होता है कि ये जो आइदर वर्ड है, ये आइदर वर्ड हमेशा सिंगुलर सेंस में लिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो शब्द है आपका कौन, आइदर, ये हमेशा कौन से सेंस में लिया जाता है, इट इज टेकन ऑलवेज ओनली इन सिंगुलर सेंस। कौन से सेंस में, सिंगुलर। तो आइदर सिंगुलर में लिया जाता है, तो आइदर पार्टी ये पूरा का पूरा कंपोजिशन सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ कभी भी हैव नहीं लगता है, सिंगुलर के साथ हमेशा लगेगा हैज, उसने लगाया हुआ है हैव, इसलिए दूसरा गलत है। और दूसरा गलत है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि ऑल आर करेक्ट, बात खत्म हो गई। और दूसरा गलत है तो मैं ओनली टू भी नहीं बोल सकता। क्लियर। अब सवाल क्या है, अब या तो पहला सही है या तो तीसरा सही है, या तो पहला और तीसरा दोनों सही है। इसके गलत होने का कारण, आइदर पार्टी ये जो एक्सप्रेशन है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव नहीं चलता, सिंगुलर के साथ होना चाहिए हैज। हो गया। अब पहला, हिज व्यूज हैव, अब जैसे यहाँ पे देखो ये व्यूज प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव लगाया, सही है। हैव के बाद V3 आना चाहिए तो एक्साइटेड है, वो भी सही है। लाइवली के पहले अ लगाया, वो भी बराबर है। कंट्रोवर्सी नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा लाइवली, ये भी बराबर है। अमंग फेलो साइंटिस्ट ये पहला भी सही है। और आई एम एज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू, ये भी आपका वाक्य पूरा सही है। देखो एक एक्सप्लेन करते समय एक चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर कोई गलत है तो मैं बता सकता गलत कहाँ पर है करके कि भाई जैसे ये गलत है, लेकिन अगर कोई सही है तो सही क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वो सही इसीलिए है क्योंकि वहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए वो वर्ड्स बराबर है, हर एक वर्ड की फॉर्म बराबर है, हर एक वर्ड की प्लेस बराबर है। सेकंड सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हैव की फॉर्म लिखी हुई है वो हैव की फॉर्म गलत है। आई बात ध्यान में, तो गलत है तो गलत क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन है आपके पास। लेकिन अगर कोई सेंटेंस सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, वो सही इसीलिए है क्योंकि वहाँ सारे वर्ड्स सही प्लेस पर और सही फॉर्म में लिखे हुए। मेरे लिए आंसर आएगा बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। अगला बराबर है। अगला क्या है, प्रेज ऑलवेज स्टिमुलेट्स हिम टू मेक ग्रेटर एफर्ट्स। ये है आपका सब्जेक्ट प्रेज, ये है आपका वर्ब स्टिमुलेट्स। उस दिन भी मैंने डिस्कशन किया था कि प्रेज सिंगुलर है और स्टिमुलेट्स में जो एस लगा हुआ है ये SBM सिंगुलर के साथ लगाते, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सही है। अगला, द हाउसेज वेयर नॉट कंसिडर्ड
हैबिटेबल, हैबिटेबल मतलब रहने लायक। तो हाउसेस प्लूरल है, उसके साथ वेयर लिखा हुआ है और ये वेयर के आगे V3 लिखा हुआ है। सीम्स गुड, साउंड्स गुड। दे ट्राई टू अश्योर हिम ऑफ देयर विलिंगनेस टू वर्क। आई बात ध्यान में, ये भी जो है आई बात ध्यान में सुनने में और समझने में मुझे सही लगता है। फॉर मी यहाँ पर ये तीनों की तीनों सेंटेंसेस 1, 2 and 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। आई विल गो विथ ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। करेक्ट इसलिए क्योंकि वहां पर शब्दों का कॉम्बिनेशन पूरा सही है। अगला, द इशू ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इज एन इमोटिव सब्जेक्ट। अगला, द किंग अग्रीड फॉर डिसॉल्व। अब यहां देखो ये श्योर शॉर्ट एरर है, डिसॉल्व वर्ब है। अगर आप कभी भी फॉर, ऑन, बाय, इन, आई बात ध्यान में, आफ्टर, आई बात ध्यान में, बिफोर, इन शब्दों के बाद अगर वर्ब लिखते हो, इनमें से कोई एक प्रीपोजिशन, फॉर है, ऑन है, बिन है, आफ्टर है, बिफोर है, आई बात ध्यान में, या ऑफ है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब लिखना है तो थर्ड फॉर्म में आता, सॉरी आईएनजी फॉर्म में आता है। इनके बाद जो वर्ब लिखा जाता है हमेशा वो काय में लिखा जाता है, आईएनजी। फॉर प्लस VING, बाय प्लस VING, इन प्लस VING। तो एक तो ये फॉर गलत है या तो डिसॉल्व गलत है। फॉर डिसॉल्व नहीं होता, फॉर डिसॉल्विंग शायद हो सकता। तो अब अगर आपको डिसॉल्व सही लगता तो उसके पहले फॉर गलत है, और अगर फॉर सही लगता तो उसके पहले डिसॉल्व गलत है। दूसरा, अग्रीड फॉर नहीं होता, एग्री के साथ हम जनरली टू लगाते, तो इसका मतलब डिसॉल्व सही है लेकिन यहाँ फॉर गलत है, फॉर की जगह टू होना चाहिए था। बराबर, गलत कुछ भी हो, दोनों में से एक गलत है, क्या गलत है वो बात के बाद। हमारे लिए एक बात पक्की है कि सेंटेंस नंबर 2 गलत है। अगर 2 गलत है मेरे लिए तो ऑप्शन क्या बनते हैं मेरे लिए, ये आने वाला नहीं है और ये भी आने वाला नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात। अगला, शी हैज एंडाउड विथ इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। शी हैज एंडाउड, अब ये जो ना हैज एंडाउड मतलब उसने एंडाउ किया है, ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। मतलब एंडाउ करना बोले तो कोई चीज प्रदान करना, मतलब इंटेलिजेंस और ब्यूटी दोनों चीजें उसने प्रदान किया या उसको हासिल हुई है। भाई अगर मेरे पास इंटेलिजेंस है तो मैंने तो अपने आप को नहीं दिया, मेरे पास अगर ब्यूटी है तो वो मैंने तो अपने आप को नहीं दी ना। ये जो इंटेलिजेंस और ये ब्यूटी की क्वालिटी है ये हम अपने आप को नहीं देते, ये हमको ऑलरेडी नेचर से मिलती है। कहां से मिलती है, नेचर से मिलती है। इसका मतलब ये एंडाउ करने का जो एक्ट है, ये एक्ट जो सब्जेक्ट है शी, उसने परफॉर्म किया हुआ नहीं है। और हम बोलते हैं कि जब कोई काम सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करता है तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव। एक्टिव में कंस्ट्रक्शन आएंगी हैव या हैज प्लस V3, लेकिन पैसिव में कंस्ट्रक्शन आती है हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3। अगर उस पर्टिकुलर टेंस की बात करूं मैं, उस पर्टिकुलर टेंस की, तो ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, जबकि यहां पर जो सेंस है वो पैसिव वाला है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका चलने वाला नहीं है। अगर आप 3 नहीं चल रहा तो 1 and 3 भी नहीं चलेगा, आपके लिए सही जवाब है ओनली 1। हालांकि यहाँ पर हैज एंडाउड के जगह ये हैज जो है ना, हैज के जगह आना चाहिए था इज। शी इज एंडाउड मतलब उसको ये सारी चीजें प्रदान की गई है नेचर के द्वारा। समझ में ये बात, शुड बी द राइट आंसर। तो आपने देखा होगा ग्रामर के जो छोटे छोटे रूल्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखकर भी कई बार हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्लियर, तो ये था आपका इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बाकी सारी की सारी चीज़ों, सिर्फ आंसर नहीं बताया। मेरी जैसा कि मैंने पहले बोला, कोशिश हमेशा होती है कि आंसर के बजाय डिस्कशन किया जाए, जो कि मैंने किया। इसके बाद एक चीज़ बचती है इस मेमोरी बेस्ड पेपर में की, वो थी इसका इस पेपर में दिया गया पैसेज या पैराग्राफ। वो मैं आपके साथ मेरे अगला जो वीडियो होगा उस अगले वीडियो में उसके वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर द टाइम बिंग अगर आप जो है, जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत बातें बोली, इनको अगर आप यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो, तो पेपर में आंसर डिटेक्ट करना और आंसर मार्क करना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। ऑफकोर्स आपको इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के जो और भी डिस्कशन वाले वीडियोज़ हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। ओके, थैंक यू।